होल्डिंग कंपनी, या फिर इसको आप ये भी नाम से बुला सकते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो नाम से बुला सकते हो, होल्डिंग कंपनी या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका नाम होल्डिंग कंपनी तो समझ में आता है क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड कर रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी का कंट्रोल होल्ड कर रहा है, इसलिए इसका नाम होल्डिंग कंपनी है। और ये बनेगा भी होल्डिंग कंपनी के बुक्स में। मतलब अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रहा है तो एक्स लिमिटेड अपने बुक्स में अपना अकाउंट्स तो बनाएगा ही, वाई लिमिटेड भी अपने बुक्स में अपना अकाउंट्स तो बनाएगा ही। एक्स लिमिटेड एक चीज एक्स्ट्रा और बनाएगा अपने बुक्स में, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब चीजों को जोड़ के, यानी वो अपने बुक्स में अपना अकाउंट्स तो बनाएगा ही, प्लस एक और अकाउंट्स बनाएगा, यानी एक और बैलेंस शीट बनाएगा, पीएल बनाएगा, कैश फ्लो बनाएगा, जिसमें दोनों कंपनी का डेटा ऐड ऑन किया हुआ रहेगा। एक कंपनी दूसरे कंपनी का होल्डिंग बनता कब है? या तो मोर देन 50% शेयर कैपिटल होल्ड करे, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा इसका कंट्रोल उसके हाथ में हो। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर होल्ड करे एंड या फिर और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठेगा इसको कंट्रोल करे। इसी को बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग और जो कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडियरी। हम लोगों को इसी का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स में, क्योंकि तुम उसका मालिक है, यानी अल्टीमेटली वो तुम्हारा ही कंपनी है, तो तुमको कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिया हुआ है जो ईयर पेपर में भी आया हुआ है कि होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या है। तो इतना उसमें कुछ कहानी करने को है नहीं। आपको बनाना क्या है, होल्डिंग सब्सिडियरी के बुक्स का बैलेंस शीट और पीएल। आपके सिलेबस में पीएल नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और उसका नोट्स टू अकाउंट्स। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है? होल्डिंग। अगर 50% से कम लेकिन 20% से ज्यादा होल्ड करे तो क्या कहलाएगा? एनी आइडिया? अगर 50% से कम लेकिन 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करे तो कहलाएगा एसोसिएट कंपनी। और अगर उससे भी कम होल्ड करेगा तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर कहलाएंगे। तो अगर मोर देन 50% होल्ड कर रहा है तो आप उसकी होल्डिंग कहलाओगे, वो आपका सब्सिडियरी। अगर लेस देन 50% होल्ड कर रहे हो तो आप एक दूसरे के एसोसिएट कहलाओगे, और लेस देन 20% होल्ड कर रहे हो तो एक दूसरे के ज्वाइंट वेंचर कहलाओगे। अब आपको एक अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, आपको बनाना क्या है। अकाउंट्स में आपको मोर देन 50% वाला ही चीज़ देखना है। अकाउंट्स में आपको मोर देन 50% वाला ही चीज़ देखना है। आपको इसमें वो कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब नहीं देखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब में उसका पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो हम लोग शेयर कैपिटल अगर 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो होल्डिंग कंपनी है और हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इस चैप्टर में आपको बनाना क्या क्या पड़ता है। हम पहले ही बता चुके हैं, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है विथ नोट्स टू अकाउंट्स। अब देखो इसके स्टेप्स है कुछ। पहला स्टेप हम बुक से उठाया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा स्टेप हम हैंड रिटन बनाया है। हम आपको ये स्टेप्स बताने के पहले एक बात बता देता है, ये स्टेप से ही आपका वो कुछ फिगर्स निकलेगा जो आपके बैलेंस शीट में जाएगा, और ये स्टेप्स एकदम कंपलसरी है क्वेश्चन में, एज इट इज फॉलो करना। आपको एग्जाम में ये स्टेप शो करने हैं एज इट इज। आप बैलेंस शीट का एक पेज में जगह रखोगे, सेकंड पेज में नोट्स टू अकाउंट्स का जगह रखोगे, और थर्ड पेज में ये वर्किंग बनाना स्टार्ट करोगे। पहला वर्किंग बनेगा क्या आपका होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है वो निकालना। कैसे निकाल सकते हो बोलो? आप बोल सकते हो हमको फॉर्मूला खुद ही। सर देख लेंगे 50% से ज्यादा शेयर वो होल्ड कर रहा है। कैसे शो करोगे वहां पे एग्जाम में कि 50% है कि नहीं?
क्या फॉर्मूला दे के सॉल्व करके दिखाओगे उसको? फॉर्मूला, हाँ, अपना होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर में अपना होल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी इनटू 100। हाँ, इंटू 100। अगर आप फ्रैक्शन में दिखाना चाहते हो जैसे 3/4 1/2 तो इंटू 100% मत करना, लेकिन मेरा हाँ। मानो एग्जाम में परसेंटेज में शो करना। आपको यहाँ पे बुक्स में दिखाई देगा, आपको यहाँ बुक्स में दिखाई देगा 1/2 1/6 3/4 ऐसे करके, बट आप परसेंटेज में ही शो करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना? पहला स्टेप यानी पहला वर्किंग, पहले हम लोग वर्किंग सीख रहे हैं गाइस। वर्किंग सीख गए तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में तो कुछ ऐसे भी दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दिया ही रहेगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट मारना है बस। तो पहले वर्किंग सीखना पड़ेगा, उन वर्किंग से क्या क्या फिगर निकलता है और वो कहाँ कहाँ जाता है वो सीखना पड़ेगा। तो चलो अगर हम एक एग्जाम्पल पकड़ें कि हम आपकी कंपनी में टोटल 2 लाख शेयर है, आपकी कंपनी में टोटल 2 लाख शेयर है और हम आपका 1,40,000 शेयर होल्ड करते हैं, तो हम आपके कितना परसेंटेज के होल्डिंग हुए? हम आपकी कंपनी में टोटल 2 लाख शेयर है, 2 लाख इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का बात कर रहा हम यहाँ पे, वैल्यू नहीं, रुपीज़ में वैल्यू नहीं, नंबर्स में, यूनिट्स में। तो टोटल अगर आपका 2 लाख इक्विटी शेयर है और हम आपका 1,40,000 शेयर होल्ड करते हैं, तो हम आपके कितने परसेंट के होल्डिंग हुए? 70%। यस, 70%। तो बाकी 30% किसके पास है? सब्सिडियरी के पास ही है। कंपनी के अपना शेयर खुद के पास रखते हैं, मतलब वो शेयर होल्डरों के पास है। कॉमन पीपल शेयर होल्डर के पास है, हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। यानी बाकी 30% होल्डिंग को क्या नाम दे? उनको बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी। तुम मेजोरिटी हो ना, तुम मेजर होल्ड कर रहे हो शेयर, हाँ, तुम मेजोरिटी में हो, तो बाकी लोग क्या है मतलब फिर? माइनॉरिटी। अभी जैसे बीजेपी मेजोरिटी गवर्नमेंट में है तो बाकी पार्टी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी, सही बात है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला वर्ड जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में ये वही वर्ड यूज़ किए हैं वो लोग। बस तुमको मेजोरिटी नहीं बोल के तुमको क्या बोले? होल्डिंग कंपनी। तुम्हारा नाम पड़ा होल्डिंग कंपनी, तुमको मेजोरिटी कंपनी नहीं बोले हम, या मेजोरिटी इंटरेस्ट नहीं बोले हम। तो जो लोग होल्डिंग कंपनी है उनका नाम होल्डिंग कंपनी रहा, लेकिन जो बाकी शेयर होल्डर्स है वो तो बहुत टुकड़े टुकड़े में हो सकते हैं ना। बाकी जो 70,000 शेयर है, 60,000 सॉरी, बाकी जो 60,000 शेयर है वो तो बहुत टुकड़ा टुकड़ा में ब्रेकअप हो सकता है। किसी के पास 500 होगा, किसी के पास 1000 होगा, किसी के पास 2000 होगा, किसी के पास 5000 होगा, इसीलिए उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला गया। तो सब्सिडियरी कंपनी में ओनरशिप को 2 कैटेगरी में बांट दिए बिगिनिंग में। तुम्हारा जितना नंबर ऑफ शेयर होल्ड किया हुआ है उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जो बाकी लोग हैं उनको बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बात क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बड़ा। तो देखो इसलिए यहाँ क्या पे क्या सॉल्व किया, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैसे निकाला? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी इनटू 100 कर लो परसेंटेज में से निकालने के लिए। देयरफॉर शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकला? 100 माइनस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। 100% अगर टोटल है, तुम्हारा होल्डिंग 70% है, तो बाकी होल्डिंग 30% है। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप ऑफ वर्किंग सॉल्व हुआ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग पे, स्टेप 2 में जो है, अगर ये वर्किंग आपको कंट्रोल में आ गया, ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ गया, फिर इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा, क्योंकि बाकी पार्ट आपके लिए बच्चा वाला पार्ट होगा। फिर 3-4 एडजस्टमेंट है, उनका ट्रिक सीखना है बस। तो ये वाला वर्किंग जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये वर्किंग हम अपने हाथ से जानबूझ के बनाया ताकि आपको इजी वे में हम सॉल्व करवा सकें। बुकिश वे वाला है मेरे पास, बट हमको वो बुकिश वे वाला थोड़ा कम पसंद आता है। ये इजी है मेरी नज़र में। अगर हम आपको बुकिश वाला फ़ोटो भी दे देगा, अगर आपको वो पसंद आया वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखो हम क्या किया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जितना डेटा आएगा वो सब सब्सिडियरी कंपनी का डेटा होगा। पहला बात तो अपने दिमाग में ये एकदम सेट कर लो, इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में
जितना भी डेटा आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, नंबर्स, वो सब के सब सब्सिडियरी कंपनी की डेटा होंगे। यानी हम सब्सिडियरी कंपनी के कंट्रोल का ब्रेकअप निकाल रहे हैं। तो देखो हम क्या 3 हेड मेन रखा, पर्टिकुलर्स तो ठीक है, उसमें तो आइटम का नाम लिखना है। हम मेन अमाउंट का 3 हेड क्या रखा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट रिजर्व। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व का मतलब क्या है, आप लोग क्या समझते हो इससे? ये वर्ड सुनते ही दिमाग में पहला बात क्या आता है? सर जब वो मतलब सब्सिडी कंपनी बनने से पहले का बात कर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, मतलब सब्सिडी कंपनी के पहले का? उसके पहले का जो पीरियड है, उसके पहले का जो है उसका रिजर्व वगैरह जो भी है उसका। वेरी गुड। तुमको एग्जाम में ना सेपरेटली ये इन्फॉर्मेशन नीचे वर्किंग में दिया रहेगा, मतलब एडजस्टमेंट में, सॉरी, तुमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा नीचे। क्या तुमको बोलेगा कि तुम्हारे होल्डिंग बनने के पहले, देखो तुमको एग्जाम में देगा क्या, तुमको एग्जाम में होल्डिंग सब्सिडियरी का बैलेंस शीट देगा अलग अलग, और तुमको कुछ एडजस्टमेंट देगा। तुमको एडजस्टमेंट में नीचे ये बात दे देगा कि तुम्हारे होल्डिंग बनने के पहले सब्सिडियरी कंपनी का कितना पीएल था और कितना रिजर्व था। से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, हम जनरल रिजर्व का बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व सीआरआर हम लिखा है वहां पे, बट उनका कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज लिख देना बस, और वो एग्जाम में तुमको देगा भी नहीं उतना। मेन कैपिटल रिजर्व है, सॉरी जनरल रिजर्व है यहाँ पे, मेन अमाउंट जनरल रिजर्व का कहानी है। हम तुमको बोला जब हम तुम्हारा सब्सिडियरी बने, यानी तुम मेरा होल्डिंग बना, उस डेट तक कंपनी का पीएल 70,000 रुपया था और कंपनी का रिजर्व 50,000 रुपया था। आई रिपीट, जिस दिन हम तुम्हारा सब्सिडियरी बना, मतलब तुम मेरे होल्डिंग बने, उस दिन मेरा जनरल रिजर्व यानी सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व 70,000 था और पीएल 50,000 था। रिजर्व 70, पीएल 50। अब हर्ष, मनीष, आयुष, आप तीनों को एक बात हम पूछ रहे हैं, मेरा जो बैलेंस शीट दिया होगा इस साल खत्म होने के बाद कब दिया होगा? हर हम बता रहे हैं आपको ओपनिंग का, हम आपका मान लो पहला ही दिन आपका होल्डिंग बन गया था, 1 अप्रैल 2018 को हम आपका होल्डिंग बन गया था, और उस दिन आपका जनरल रिजर्व 70,000 था, नीचे एडजस्टमेंट में बोला है, और आपका पीएल 50,000 था। और अब आ रहा है डेटा 31 मार्च 2019 के दिन ये सब बन रहा है, क्योंकि 1 साल खत्म होने के बाद जब हम बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट बनाने बैठोगे अपना, तब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना, सीबीएस। हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। आपका जो बैलेंस शीट पीएल दिया रहेगा, चलो बैलेंस शीट दिया रहेगा, पीएल को इग्नोर करो, आपका जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उसमें 31 मार्च 2019 के खत्म होने का भी पीएल और जनरल रिजर्व दिया रहेगा। हाँ। मान लो एक बार हम फिगर बोलते हैं, जिस दिन 31 मार्च 2019 खत्म हुआ, मतलब मेरा होल्डिंग बनने के बाद जो नया मार्च आया, नेक्स्ट मार्च आया, उस दिन आपका पीएल आपको बता रहा है 90,000 है और आपका जनरल रिजर्व आपको बता रहा है 1,10,000 है। पहले क्या था? जनरल रिजर्व 70, पीएल 50 ओपनिंग में। हाँ। और ईयर एंड जिस दिन हुआ, वापस जब 31 मार्च आया होल्डिंग बनने के बाद, देखो आपके एग्जाम में ना बेटा आपको देगा एकदम फर्स्ट डे होल्डिंग बन गया हम आपका, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, मिड ऑफ द पीरियड में भी होल्डिंग बन ही सकता है, और सीए वगैरह में वैसे ही सम देता भी है कि मिड ऑफ द होल्डिंग बना। आपके सिलेबस में नहीं है तो हम आपको पार्ट जबरदस्ती नहीं करा रहे, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। फिर आपके सिलेबस में एकदम 1 अप्रैल के डेट को बैलेंस शीट बन रहा है, 1 अप्रैल को आपका होल्डिंग बन रहा है। हम ट्राई करेगा वैसा 1-2 सम लेके आएगा ताकि आपको सिखा सकें वो चीज़, वो हम फिजिकल क्लास में करेगा। हाँ। तो अभी हम लोग ये सीखें कि 1 अप्रैल 2018 को नीरज सर आप लोगों का कंपनी मेरे कंपनी का होल्डिंग बना। 1 अप्रैल 2018 को आपको फिगर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 70,000 और पीएल 50,000, और 31 मार्च 2019 के दिन जिस दिन आपका बैलेंस शीट बना, मेरा भी बना,
उस बैलेंस शीट में डेटा दिया हुआ है कि आपका पीएल है 90,000 और जनरल रिजर्व है 1,10,000। ये 4 डेटा सुनने के बाद आपके दिमाग में 2 मेन ब्रेकअप क्या आ रहा है? ये 4 डेटा सुनने के बाद आपके दिमाग में 2 मेन ब्रेकअप क्या आ रहा है? होल्डिंग सर, कंपनी बनने के बाद रिजर्व और अपना प्रॉफिट बढ़ गया है। कितना बढ़ा? यानी आपको, आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ बात करो, हम एनालिसिस नहीं पूछा एक बार, हम पूछा आपको जब अकाउंट्स बनाना है तो आपको अकाउंट्स बनाने के लिए क्या दिमाग में आया कि हमको 4 हिस्सा क्या बनाना पड़ेगा? प्री पीएल कितना है, पोस्ट पीएल कितना है, प्री रिजर्व कितना है, पोस्ट रिजर्व कितना है? तो कितना है प्री पीएल और प्री रिजर्व? 70 और 50। 50। पोस्ट कितना है? पोस्ट सर गैप होगा ना? नहीं, हाँ गैप ही तो होगा। हाँ वही तो होगा। अरे पीएल जो दिया रहता है ना, जो 31 मार्च 2019 को पीएल दिया है, वो पिछला साल का एड ऑन या माइनस होते हुए पहुंचे। हाँ, आपका पीएल सिर्फ करंट ईयर का नहीं दिया रहता है, वो ऐड बैलेंस शीट में आपका सिर्फ जनरल रिजर्व ऑफ द करंट ईयर नहीं दिया रहता है, बोला रहता है एज ऑन। फॉर द ईयर नहीं बोलता है, एज ऑन बोलता है। फॉर द ईयर मतलब सिर्फ उस ईयर का, एज ऑन मतलब कंटिन्यू होता हुआ इतना है। तो आपका 90 पीएल दिखा रहा है ईयर एंड में आके, और आपको बिगिनिंग में बता रहा है 50, यानी 50 प्री पीएल था और 40 ड्यूरिंग द ईयर हम कमाए। और हाँ, तो पोस्ट पीएल मेरा 40 है, 40 मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीएल। और हाँ। वैसे ही पोस्ट रिजर्व मेरा ओपनिंग 70 है, यानी ज्वाइन करने के पहले 70 है, प्री रिजर्व सॉरी। तो पोस्ट कितना है? 40 फिर, क्योंकि 70 से 1,10,000। तो देखो यहाँ पर जो 3 हेड दिखाई दे रहा है, प्री एक्विजिशन पीएल एंड रिजर्व, पोस्ट पीएल, पोस्ट रिजर्व। सर आप पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व को अलग अलग लिखे, लेकिन प्री एक्विजिशन का पीएल और रिजर्व को एक ही लिख दिए, मतलब एक साथ जोड़ के लिख देंगे, एक के नीचे एक ही लिख देंगे, मतलब उसके लिए अलग कॉलम नहीं बनाए। ये चीज दिखाई दे रहे? हाँ सर। क्यों बताएं? क्यों? मेरा होल्डिंग बनने के पहले, सॉरी तुम मेरे होल्डिंग बने उसके पहले, मेरा जो भी हिस्सा तुमको मिलने वाला है वो वैसे भी तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता पीएल है कि रिजर्व। हाँ, तो तुम्हारे लिए सब कुछ रिजर्व टाइप ही है। फिर हाँ, तुमको अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ भी फ्री का, ये बात याद है, बहुत पहले करता था, तुमको जो प्री पीएल, एक बात समझ लो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सब में। हाँ सर। तो हमको एक बात बताओ, प्री रिजर्व पीएल मिला के फिगर कितना हो रहा है कंपनी का? 1,10,000। हाँ, सॉरी 70 और 50, 1,20,000। 1,20,000। हाँ। 1,20,000। पोस्ट पीएल 40, पोस्ट रिजर्व 40। ये ब्रेकअप बना। आयुष और हर्ष ये बात क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ, अब हमको एक बात बताओ, 1,20,000 मेरे होल्डिंग बनने के पहले, सॉरी तुम्हारे होल्डिंग बनने के पहले 1,20,000 प्रॉफिट है मेरा। हाँ। उस पे एक्चुअली में तुम्हारा कोई भी हक है क्या? नहीं सर। आयुष, तुम्हारा नहीं कोई भी सर। हक है उसके ऊपर? नहीं सर। लेकिन तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, ज्वाइन होने के बाद मिलेगा। ज्वाइन कर लिए, जिस दिन ये बंटवारा होगा तुम्हारे नाम पे भी जाएगा इसका हिस्सा। हाँ, क्योंकि आज के दिन जिसके पास शेयर होल्डिंग है मेरा, रिजर्व पीएल उसी में बटता है। हाँ सर। हम ये नहीं देखते पहले किसके पास शेयर था, आज के दिन जो होल्डर हम तो उसी को देंगे। हाँ। तो भाई मेरा तुमको वो चीज मिल रहा है जिसपे तुम्हारा हक ही नहीं है। कैपिटल प्रॉफिट। एग्जैक्टली। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट बोल सकते हो ना उसको। इसीलिए हम पीएल और रिजर्व को, प्री पीएल और रिजर्व को सेपरेटली कोई अलग ट्रीटमेंट देने का जरूरत नहीं समझा। लेकिन पोस्ट वाला में पीएल का हिस्सा अलग है, रिजर्व का हिस्सा अलग है वाले, क्योंकि उस पर तुम्हारा एक्चुअली में कंट्रोल और हक है। तो तुम्हारा जो अपना पीएल बनेगा ना, होल्डिंग कंपनी का जो अपना पीएल बनेगा, मेरे से तुमको जितना पीएल मिलेगा तुम उसमें ऐड करना। तुम्हारे अपने कंपनी का भी रिजर्व होगा ना, तुम्हारा अपने कंपनी का भी एक बैलेंस शीट होगा ना भाई, हाँ या ना? होल्डिंग कंपनी का अपना एक बैलेंस शीट होगा। हाँ। तुम्हारे अपने बैलेंस शीट में तुम्हारा अपना पीएल, तुम्हारा अपना रिजर्व होगा। तुमको जो मेरा पोस्ट पीएल में हिस्सा मिलेगा
और तुमको जो मेरे पोस्ट रिजर्व में हिस्सा मिलेगा ना, दोनों ऐड अप हो जाएगा। दोनों ऐड अप कर लेना अपने अपने। अब तुम पीएल में अब जैसे ब्रेकअप करते हैं, चलो इसी को पूरा करते हैं, इस पार्ट को जो एग्जांपल सर। उठाए थे फिगर में उसी को कंप्लीट करते हैं। तो तुम्हारा प्री एक्विजिशन पीएल, मेरा सॉरी सब्सिडियरी कंपनी का प्री एक्विजिशन पीएल या रिजर्व एक साथ मिला के बात कर रहे हैं, 1,20,000 है। पोस्ट पीएल 40,000 है और पोस्ट रिजर्व 40,000 है। क्या पूरा 1,20 तुम ले जाओगे? नहीं, क्यों नहीं? पूरा हाँ नहीं, वो तो जाएगा तो पूरा ही हाँ सर, जाएगा। वो 120 तो ऐड पहले तो- पूरा ले लेंगे ना, ये तो मेरा पीएल है सर। मालिक 30% माइनॉरिटी को लात मार के निकाल दिए, बहुत चालू हो। समझे मेरा बात आयुष? हाँ सर। बेटा मेजोरिटी में आते माइनॉरिटी को इग्नोर करना स्टार्ट। ये किसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हम क्या बोले थे, इस पूरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में किसका फिगर आ रहा है? सब्सिडियरी कंपनी का। सब्सिडियरी सब्सिडियरी हाँ। कंपनी का 70-30 का ब्रेकअप है भाई। तुम 70% होल्डिंग थे। हाँ, तो 70% चला जाएगा, हाँ 30% सर, मतलब 70% टैट के 30% जो बचेगा उन यानी लोगों को तुम देना देखो होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार ये वर्किंग्स को इग्नोर करना। नीचे देखो हम क्या किया कि ये देखो वो जो क्रॉस 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 हम लिया ना टोटल, हाँ सर। वो टोटल मान लो पहला क्रॉस 1,20,000 है, प्री पीएल प्री रिजर्व। उस 1,20,000 को हम किस में बांटा? होल्डिंग और माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी सर। तो 1,20,000 का 70% तुमको मिलेगा और 1,20,000 का 30% माइनॉरिटी को मिलेगा। वैसे ही जो 40,000 का पोस्ट पीएल है मेरा सब्सिडियरी कंपनी का, 70% तुमको मिलेगा, 30% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वैसे ही जो मेरा 40,000 का जनरल रिजर्व है, पोस्ट जनरल रिजर्व, उसका 70% तुमको मिलेगा और 30% माइनॉरिटी को मिलेगा। तो एक बार चलो ब्रेकअप करके लिख लेते हैं। 1,20,000 का 70% कितना होगा? 84,000। तो 84,000 तुमको मिल रहा है और 36 बचा क्या? हाँ 36 मिल रहा है माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी को 40,000 जो मेरा पोस्ट पीएल है, 40,000 उसका 70% 28,000 तुमको मिलेगा और 12,000 माइनॉरिटी को मिलेगा। माइनॉरिटी को मिलेगा। वैसे ही होल्डिंग कंपनी का सॉरी सब्सिडियरी कंपनी का जो पोस्ट जनरल रिजर्व है उसका 40,000 का 70% यानी 28,000 तुमको मिलेगा और 12,000 माइनॉरिटी को मिलेगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? एक बार वर्किंग जो आएगा वो तो एडजस्टमेंट में आएगा, तो बाद में बात करेंगे, पहले खाली फॉर्मेट्स को गो थ्रू कर रहे हैं। तो मेरा सब्सिडियरी कंपनी का प्री पीएल रिजर्व को हम लोग एक साथ ऐड करके लिख दिए, पोस्ट पीएल पोस्ट रिजर्व को सेपरेट कर दिए। प्री और पोस्ट को सेपरेट करना भी तुमको आ गया होगा, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग बंटवारा कर दिया अलग अलग। अब आएगा सर ये फिगर्स जाएगा कहाँ कहाँ? तो पहले एक बार अगले एडजस्टमेंट का बात करते हैं, स्टेप का सॉरी, और उसके बाद इसी में बात करेंगे कि ये फिगर्स गए कहाँ कहाँ। तुमको 3 वर्किंग और बनाना। इनफैक्ट यहाँ एक वर्किंग गायब है, हम नेक्स्ट क्लास में इस नोट्स में उस वर्किंग को डाल के पीडीएफ अपडेट करके दे देगा। यहाँ पे बुक में भी गायब था तो हम भी गलती से गायब रख दिया, हम हाथ से बना के डाल देगा उसको। तो स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और एक बनेगा स्टेप 6 और चैप्टर खत्म। अगर ये 6 स्टेप तुमको आ गए तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए खत्म, क्योंकि बैलेंस शीट में जो करना है वो तो बच्चा वाला काम है, जो तुम सुनोगे तब बोलोगे सर ये तो मज़ेदार था। अगर तुम्हारा एडजस्टमेंट गलत भी हो जाए तो भी तुमको इस चैप्टर का 15 में 8 मिलेगा। जब तुम बैलेंस शीट वाला पार्ट सीखोगे ना, जब तुम बैलेंस शीट वाला पार्ट सीखोगे तब तुम बोलोगे सर 15 में 8 तो फोकट का दे रहे लोग, बाकी 8 एडजस्टमेंट करने का दे रहे ठीक से। चलो तो हम क्योंकि लोग 8 में कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्ट फुटिंग होगा। हाँ डायरेक्ट पुटिंग जो खाली ऐड करते जाओ, फिक्स एसेट दोनों का ऐड करके लिख दो पहले, खाली कैपिटल छोड़ के। हाँ। और ये रिजर्व जो निकल रहा है रिजर्व पीएल इनको छोड़ के बाकी जितना आइटम है सबको डायरेक्ट ऐड करो और लिखो। इस बात का 7-8 नंबर मिलेगा।
फोकट का है। हाँ फोकट का, दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया रहेगा, दोनों का क्रेडिटर ऐड करके लिख दो, दोनों का डेटर ऐड करके लिख दो, दोनों का क्या बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, दोनों का क्या बोलते हैं फिक्स्ड कंपनी एसेट, वगैरह। सब जोड़ दो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी सब जोड़ दो, सिर्फ कैपिटल को छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पीएल और जनरल रिजर्व, 4 आइटम को छोड़ दो। सही है। 4 का बात अलग से करेंगे। अब वो 4 में भी जो करना है ना उसको बताने का तुम लोग सर ये भी तो कुछ था नहीं, बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया आप। तो ठीक है, आओ पहले सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का बात करते हैं। आयुष एक बात का आंसर करना, आयुष हर्ष आप दोनों, मनीष के साथ ये बात हम बहुत बार किया हुआ इसलिए पहले हम मनीष को इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन में। आयुष और हर्ष आप दोनों से क्वेश्चन है, ये जो आपके मनीष वैसे आंसर कर चुका लेकिन उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व में होल्डिंग कंपनी को जो हिस्सा मिला, कितना मिला था? 84,000। ये 84,000 तुम्हारा फोकट का कमाई है एज अ होल्डिंग कंपनी। हाँ सर। हाँ इसको मनीष नाम दिया था, इसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। लेकिन एज अ सब्सिडियरी कंपनी हम क्या इतना बेवकूफ है कि तुमको कुछ दे दे और हमको उसका कोई मतलब भी नहीं निकले? तुमको जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तुम मेरी कंपनी में, तुम मेरी होल्डिंग कैसे बने? तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट के बदले में होल्डिंग बनने के बाद जो तुमको मिले वो तो तुम्हारा हक का पैसा है, उसमें तो एज अ सब्सिडियरी कंपनी हम कुछ बोल नहीं सकते। बट इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो तुमको फोकट में मिल गया वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर दे रहे। टेक दिस लाइन, टेक दिस लाइन, क्या वो तुम्हारे वैल्यू को, तुम मेरी कंपनी में 2 लाख का शेयर खरीदे, 1,40,000 का शेयर था ना, हाँ सर। 1,40,000 का शेयर, फायदा हो गया 1,40,000 का शेयर मान लो एक बार के लिए, 1,40,000 का शेयर तुम मेरी कंपनी में खरीदे 1,60,000 में। अरे मार्केट वैल्यू तो हाई भी हो सकता है ना, वो तो कॉस्ट था, 1,40,000 तो कॉस्ट था जो हम परसेंटेज निकालने में काम लगाए थे। लेकिन 1,40,000 का शेयर हो सकता है तुम 1,60 में खरीदो, 1,80 में खरीदो, 1,10 में भी खरीद सकते हो, कोई ना नहीं है। यानी तुम्हारा मार्केट वैल्यू उसका अलग होगा, कुछ कॉस्ट पे भी हो सकता है। एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो हम कॉस्ट पे परचेज मान लेंगे। तो एक बार के लिए चलो हम एग्जाम्पल को इलेबरेट करते हैं कि तुम 1,40,000 का शेयर, 1,40,000 का शेयर 1,60,000 में खरीदे, यानी तुम्हारे बुक्स में, होल्डिंग कंपनी के बुक्स में इन्वेस्टमेंट का एक फिगर शो कर रहा होगा नॉन करेंट एसेट में 1,60,000 का। हाँ सर। कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये 1,60 तुम मेरे को दिए तो भाई बदले में हम भी तुमको फोकट में क्या क्या दिए, या हम तुमको क्या क्या दिए? चलो फोकट वर्ड इग्नोर करते हैं एक बार। कैपिटल रिजर्व वो 84,000 और क्या दिए? और प्री और पोस्ट और प्री और पोस्ट का पोस्ट वाला प्रॉफिट पे तो देखो भैया तुम नजर मत हाँ डालो, हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारे हक का था, उस पर हम नजर नहीं डाल सकते। हम तुमको और भी कुछ दिया और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम दिए गुडविल ना। हम तुमको दिया क्या है? और 84,000 का प्री पीएल के अलावा, प्री पीएल या प्री रिजर्व जो भी बोल लो इसको, उसके अलावा हम तुमको कुछ और दिया। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है जिसके कारण तुम मेरे होल्डिंग बने हो। परचेज कंसिडरेशन। अरे शेयर कैपिटल, शेयर दिया है, शेयर हम तुमको। हाँ भाई उसके बिना होल्डिंग कैसे बन गए थे? तो हम तुमको 2 चीज दिया है मालिक, 1,40,000 का हम तुमको शेयर दिया है और 84,000 का फोकट में प्रॉफिट। ये दोनों हम तुमको दिया है और तुम हमको क्या दिया? 1,60,000 है ना। हाँ तो 1,60,000 माइनस 1,40,000 तो आया 20,000 और माइनस 84,000 तो आ रहा है 64,000। तुम हमको कम दिया और हम तुमको ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तुम हमको 1,60,000 रुपया दियो और हम तुमको 84 प्लस 1,40 कितना होता है? सर 2,24,000। 2,24,000। हम तुमको 2,24,000 का सामान दे दिया और तुम हमको 1,60,000 दिए।
है ना, हाँ सर। यानी फिगर नेगेटिव में आ रहा है, 160 माइनस 224, 64,000। इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। मेरा प्रॉफिट हो गया ना, मेरा सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट हो गया, हाँ सर। इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तुम्हारे बुक्स में कैपिटल रिजर्व में आएगा, ठीक है। हाँ सर। और अगर ये पॉजिटिव होता, मान लो ये शेयर 2,60,000 का है, मार्केट वैल्यू 2,60,000 है, तो तुम मेरी कंपनी में 2,60,000 इन्वेस्ट कियो, हाँ बदले में हम तुमको 2,24,000 का सामान दिए, है हाँ ना। हाँ। तुम मेरे का मान लो ये 1,60,000 की जगह 2,60,000 होता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो तुम मेरे को 2,60,000 रुपया दिए, और हम हाँ। तुमको सिर्फ और सिर्फ 2,24,000 का सामान दिए, तुम हमको एक्स्ट्रा पैसा दियो। गुडविल के लिए। वेरी गुड, तुम्हारे बुक से कुछ भी एक्स्ट्रा जाए वो गुडविल है मालिक। तो देखो ये वर्किंग क्या किया, यही जो अभी हम लोग ऑरली डिस्कस किए ना, वही वर्किंग हाँ। नंबर 3 है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, तुम कितना इन्वेस्ट किया मेरी कंपनी में, माइनस तुमको देखो यहाँ पे 4 आइटम माइनस करवाए हम, 2 आइटम वर्किंग से आएगा हमारा एडजस्टमेंट से, बाद में जब सीखेंगे तब आएगा, अभी खाली बात करके देखते हैं। ऐसा भी तो होगा ना कि तुम्हारे होल्डिंग बनने के पहले का हम कोई डिविडेंड बांटे हो, आप तुम्हारे हाँ। होल्डिंग बनने के पहले का अब हम डिविडेंड बांटे हो, हाँ। तो वो डिविडेंड भी तो तुमको फोकट में मिलेगा थोड़ा बहुत, 70%, हाँ। तो वो भी तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। हम तुमको जो भी दे रहे हैं तुम्हारे एक्विजिशन के पहले का, वो सब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। आगे गेटिंग माय पॉइंट। हाँ बोलो मनीष, कुछ बोल रहे हो। नहीं, इन्वेस्टमेंट कम कैसे हो जाएगा उसको? तो यही तो हो गया, अभी क्या सीखे थे, 1,40 माइनस कर रहे थे, 1,260 से 1,40 माइनस कर रहे थे, 2,40 से 84 माइनस कर रहे थे, ये सब वो चीज है जो तुम्हारा मालिक बनने के पहले तुमको मिल रहा है, मिल रहा है। शेयर तुमको साथ साथ मिल रहा है, शेयर को मत गिनना उसमें। हाँ सर। तो शेयर माइनस किए, प्री एक्विजिशन पीएल और रिजर्व माइनस किए, वैसे ही हम उस पीरियड का डिविडेंड बांट रहे हैं जिस पीरियड में तुम मेरे होल्डिंग नहीं थे, लेकिन बांट आज रहे हैं। उस पीरियड का डिविडेंड बांट रहे हैं जिस पीरियड में तुम मेरे होल्डिंग नहीं थे, लेकिन उस पीरियड का डिविडेंड बांट कब रहे? अरे भाई मार्च के बाद ना डिविडेंड बांटते हैं। हाँ, मार्च में डिक्लेयर होता है, मार्च में तो कैलकुलेट ही नहीं होता है मनीष, जून जुलाई में जाके कैलकुलेट होता है, अगस्त सितंबर तक डिक्लेयर होता है। हाँ। मार्च तक का बैलेंस शीट है, उसका सारा ऑडिट होना वो सब होने में जून जुलाई अगस्त आ जाता है, और ऑडिट में फाइनली निकल के आता है इस साल अल्टीमेटली इतना प्रॉफिट हुआ। हाँ। तो चलो शेयर होल्डर को खुश करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आज डिविडेंड बांटने जा रहे हैं। लेकिन ये डिविडेंड है किस पीरियड के प्रॉफिट में से? पिछला साल वाला। तो पिछला साल का डिविडेंड हम इस साल बांट रहे हैं एक तरीके से। हाँ। उस साल का प्रॉफिट जिस साल तुम मेरे मालिक थे ही नहीं, तुम मेरे होल्डिंग थे ही नहीं, हाँ। लेकिन मिलेगा तो तुमको भी आज, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ, शेयर जिसके हाथ में शेयर है उसी को में वही नियम है, जिसके हाथ में शेयर उसी को डिविडेंड देते हैं। तो तुमको फोकट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डिविडेंड उस पीरियड का? हाँ। अरे करंट पीरियड का इंटरिम डिविडेंड अगर हम बांटते उस पर तो तुम्हारा भी हक है, चलो। इंटरिम डिविडेंड में तो लेकिन फाइनल डिविडेंड जो पिछले साल को बिलोंग करता है उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं था, फिर भी तुमको मिलेगा। हाँ। वैसे ही बोनस शेयर, हम पिछला साल का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए इस साल फ्री में बोनस शेयर बांट रहे हैं, अगेन वही बात, तुमको फोकट में मिल रहा है। हाँ। तो देखो यही 3 चीज माइनस हुए, देखो सामने सामने। हाँ। इन्वेस्टमेंट लेस डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बोनस शेयर रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, और उसके अलावा शेयर कैपिटल का वैल्यू और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। चारों चीज माइनस करोगे इन्वेस्टमेंट में से, अगर फिगर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो तुम हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पैसा किस बात का दियो? गुडविल का। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारे बुक्स में क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे उसको? कैपिटल रिजर्व। ये बात क्लियर है आयुष और हर्ष? हाँ। तो देखो ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का बंटवारा था होल्डिंग माइनॉरिटी का, होल्डिंग का हिस्सा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के
होल्डिंग का हिस्सा कहां चला गया? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब आते हैं लास्ट दो एडजस्टमेंट आज का, लास्ट दो स्टेटमेंट। एक बनेगा कंसोलिडेटेड पीएल, एक बनेगा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, सीजीआर और सीजीपी। इसमें पहला फिगर लिखोगे तुम, अपना पीएल लिखोगे और मेरे से तुमको जो मिला एज अ पीएल वो ऐड कर लोगे, पोस्ट पीएल। तुम अपना पीएल लिखोगे और मेरे से जो पोस्ट पीएल मिला वो भी। एक बार बाकी एडजस्टमेंट को इग्नोर करो, बाकी एडजस्टमेंट जब एडजस्टमेंट आएगा तब बात करेंगे। अभी इतना ही समझो, सीपीएल जो बनेगा कंसोलिडेटेड पीएल, उसमें तुम अपना कंपनी का पीएल लिखोगे, मतलब होल्डिंग कंपनी का पीएल, और उसमें ऐड कर लोगे सब्सिडियरी कंपनी का जो तुमको पोस्ट पीएल मिला। वैसे ही कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व बनाओगे, उसमें अपना जनरल रिजर्व लिखोगे, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व, और ऐड कर लोगे ऐड कर लोगे पोस्ट जनरल रिजर्व जो तुमको मिला मेरी कंपनी से, सब्सिडियरी कंपनी से। क्लियर है ये दोनों अकाउंट? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब हम जो बोला ना, मैं एक अकाउंट यहाँ पे डालना भूल गया, वो ये माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी को 4 चीज मिल रहा है तुम्हारी कंपनी से, नॉर्मली विदाउट एडजस्टमेंट बात कर रहे हैं अभी हम। मेरी कंपनी का शेयर मिल रहा है, मेरे माइनॉरिटीज को, सब्सिडियरी के माइनॉरिटीज को क्या क्या मिल रहा है? माइनॉरिटी का सब्सिडियरी कंपनी का शेयर 60,000 रुपया। प्री पीएल कितना मिल रहा है? 36 आई थिंक ना, 36 निकाले थे हम लोग। हाँ सर 36। हाँ तो 36 वो मिल रहा है। तो 60,000 का माइनॉरिटी को क्या मिल रहा है? वो चौथा स्टेटमेंट हम बता दे रहे हैं, हम नोट्स में डाल देगा, बट चौथा स्टेटमेंट हम ओरली समझा दे रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। आपको वो बनाना है कि होल्डिंग कंपनी को क्या क्या, माइनॉरिटी को क्या क्या मिला सब्सिडियरी से, और क्यों बनाना है वो भी हम आज ही बता देगा आपको एक सेंटेंस में। तो पहले देखो माइनॉरिटी को क्या मिला, माइनॉरिटी को सर 60,000 का शेयर मिला है ना। 2 लाख में से 1,40,000 का शेयर तुम ले गए, बाकी 60 किसका? माइनॉरिटी का। तो 60,000 का शेयर मिला, 36,000 का प्री पीएल मिला, और 12,000 का पोस्ट पीएल पोस्ट जर्नलिज्म मिला। हाँ या ना? हाँ सर। विदाउट एडजस्टमेंट अभी हाँ हम बात सर। कर रहे हैं। 4 चीज मिला तो सब्सिडियरी हाँ। कंपनी से होल्डिंग कंपनी को 60,000 का शेयर मिला, 36,000 का प्री पीएल या प्री रिजर्व मिला, 12,000 का पोस्ट पीएल मिला, 12,000 का पोस्ट रिजर्व मिला। तो 12 12 24, 36 और 24 हुआ 60, 60 और 60 1,20,000। ये मिलेगा, मिला नहीं हाँ, अब तक, मिला नहीं। जब तुम Liability में। कंबाइंड बैलेंस शीट बना रहे हो। वेरी गुड मनीष, तुम बोल गए मेरा आंसर। जब तुम कंबाइंड यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो तुम अपने करंट लाइबिलिटी में इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे कि 1,20,000 माइनॉरिटी को देना है, क्योंकि तुम मेरे होल्डिंग बन गए हो। तो अब ये तुम्हारा भी लाइबिलिटी है कि अगर उनको ये पैसा देना पड़ जाए तो तुमको भी अपनी जेब से देना पड़ सकता है, अगर सब्सिडी डूब जाए तो। आया ना? हाँ सर। तो आयुष, करंट लाइबिलिटी जब बनाएंगे, कंबाइंड बैलेंस शीट जब बनाएंगे, उसके करंट लाइबिलिटी में अलग से एक आइटम लिख देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,20,000। तो वो जो स्टेटमेंट हम यहाँ नोट्स में डालना भूल गया वो वही है। ये 4 चीज को ऐड करके एक साथ लिखना। इक्का दुक्का चीज और आएगा एडजस्टमेंट में, वो कोई ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, वो भी तुम समझ जाओगे। सब्सिडियरी से माइनॉरिटी वाले जो रुपया पाते हैं वो सब तुम्हारा भी लाइबिलिटी बन गया एज अ होल्डिंग कंपनी। तो एमआई का अलग से कुछ नहीं करना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग से कुछ नहीं करना। माइनॉरिटी को जो मिलना है टोटल जोड़ो और अलग एक नोट्स में दिखा दो और ले जाके लिख दो होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख दो करंट लायबिलिटी में। क्लियर है ये? आयुष, मनीष, हर्ष? हाँ सर। तो ये था बेटा हमारा फॉर्मेट
नॉर्मल वर्किंग का फॉर्मेट, सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इससे जो फिगर निकलेंगे वो एक एक करके उठ के चले जाएंगे। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में, सीपीएल बनाने में, सीजीआर बनाने में, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। तो ये है